हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आज हमारे चैनल उत्तराखंड युगवाणी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो कि मुद्दा जो है काफी पुराना भी है और आजकल सुर्खियों में है। आजकल आपने यूट्यूब खोला होगा, कई जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलोगे, उसमें एक बात चल रही है, फिफ्थ शेड्यूल। जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख में इस समय सिक्स शेड्यूल की बात चल रही है और हमारे उत्तराखंड में जो है फिफ्थ शेड्यूल की बात चल रही है, क्योंकि इस समय एक आंदोलन भी बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे कि उत्तराखंड का भू कानून के तौर पे। और आज जो है हमारे उत्तराखंड में बुद्धिजीवी लोग और विद्वान व्यक्ति जो है सभी फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पे हम जो है यहाँ पे टिहरी में वरिष्ठ वकील श्री जगदीश सिंह नेगी जी से इस बारे में इस बारे में टेक्निकल और कानूनी जो इसके वह पहलू है, इसके बारे में बात करते हैं। और हम, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल के बारे में हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो इस संबंध में आइए उनसे वार्ता करते हैं। नेगी जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि फिर पुनः मेरे चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आजकल एक चर्चा चल रही है कि जैसे भू कानून का काफी बड़ा आंदोलन चला है उत्तराखंड में, और इस समय जो है लोगों की एक इस और जो पुराना मुद्दा है, आप लोग जैसे जानते हैं, फिफ्थ शेड्यूल। तो इसके बारे में बताइए, क्या है ये? बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। उत्तराखंड वाणी को सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग समाज के बीच में दे रहे हैं। और फिफ्थ शेड्यूल की जहाँ तक बात है, ये पिछले साल हमने यहाँ पर एक मीटिंग करवाई थी, मूल निवास वाली थी, और मूल निवास भू कानून में भी हमने काफ़ी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके जो भाग लिया है। और एक हमारे मित्र हैं अनूप बिष्ट जी हैं, और उन्होंने इस विषय पर बहुत गहराई से जो है चर्चा कर रखी है, बहुत गहराई से स्टडी कर रखी है उन्होंने। और उन्होंने एक पिछली बार हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था उत्तराखंड लेवल पर, अब गढ़वाल मंडल पे भी वो करने वाले हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल 1960 से पहले हमारा उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड तो नहीं था तब, पर्वतीय भी वो था, तो उस समय हमारे यहाँ पहले जो है फिफ्थ शेड्यूल लागू था। तो जो हम यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल में जो है जल, जंगल और जमीन पे जो है काश्तकारों के, गांव वालों के जो है उनका हक होता है, उनकी जो है उसमें जो है अपनी जो है उसको वो होती है, हक हकूक होते हैं, उनको मिला हुआ होता है, क्योंकि वही उनका रोजगार का साधन होता है। और माननीय हमारे विधायक साहब जो है टीरी से किशोर उपाध्याय जी भी इस बात को जो है पूरी जोर शोरों से जो है सरकार के सामने जो है उठा रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाए। जो 1955 से 65 के बीच में हमारा उत्तराखंड में जो शुरू में था, उस समय तो जो है हिल कैंपस बाद में बना था ये पर्वतीय विकास। तो इसका लागू होने से जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। इसका मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, लद्दाख का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आप यही कर लीजिए हमारे चक्रवाता क्षेत्र का, जौनसार चक्रवाता क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ जो है अनुसूचित वो जो फिफ्थ शेड्यूल लागू है, तो फिफ्थ शेड्यूल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी उसके जो लोग हैं, उसके मूल निवासी हैं, उनको जो है वहाँ पर जो है सारे उनके अधिकार होते हैं। तो इसके लिए फिफ्थ शेड्यूल ये तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन पहले यहाँ से विधानसभा से जो इनको राज्य सरकार को प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना पड़ेगा, तब केंद्र उसमें अपनी संस्तुति देगी। और जब हमारा फिफ्थ शेड्यूल लागू जाता है, तब ना हमें मूल निवास की आवश्यकता है, न किसी की आवश्यकता है, न किसी अन्य, ये जो हम भू कानून बोल रहे हैं उसकी जो उसी में सारा कवर हो जाता है। यानी फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत हमारा मूल निवास, कई कानून हमारे उसमें कवर होते हैं, भू कानून भी उसमें कवर हो रहा है। और जहाँ जहाँ फिफ्थ शेड्यूल लगा है, जैसे आपने जितने भी हिमालयी राज्य होंगे उसमें देखा होगा आपने कि सब जगह ये हिमालय फिफ्थ शेड्यूल लागू है। चाहे आप जो त्रिपुरा, मिजोरम, असम देखो, तो वहाँ कितना बजट जाता है सरकार का विकास के लिए, और लोगों को रोजगार में उनका जो आरक्षण मिलता है, और बहुत सारी सुविधाएं उसमें है। आजकल देखो, जब जितनी पोस्ट वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले रिजर्वेशन उनका होता है, उनको रोजगार के साधन वो उपलब्ध होते हैं। नेगी जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मैं ये इस समय, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल पे हम चर्चा कर रहे हैं
और फिफ्थ शेड्यूल के फायदे आपने बताए हैं हिमालय राज्यों के लिए भी और हमारे क्षेत्र के, जैसे जौनसार भावर वाला है वो आपने बहुत अच्छा बोला है। क्योंकि हमारा मानना है कि भाई चार धाम हमारे यहाँ, बिजली उत्पादन हमारे यहाँ, पर्यावरण को सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे यहाँ किया जाता है, तो हमें इसमें मिलता क्या है? इसके लिए जो फिफ्थ शेड्यूल क्या आपके लिए लाभकारी, यदि हमारे यहाँ फिफ्थ शेड्यूल हमारे सरकार यहाँ से पैरवी करती है तो क्या कितना लाभकारी होगा? राणा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ये तो हर जाति, वर्ग, धर्म, हर इंसान जो इस उत्तराखंड में रहता है उसके सबके लिए लाभदायक है। इसमें कोई जाति नहीं लिखी जाती है, सारा सब पूरा क्षेत्र ही जो है ये वो हो जाता है। इसमें पूरा क्षेत्र में जो फिर से लोग घोषित हो जाती है, उस क्षेत्र में जो भी निवास करने वाले लोग हैं उनको जो है ये मिल जाता है। इसके लिए जो थोड़ा सा ये मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, विधायकों से, उत्तराखंड के समस्त विधायकों से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर गहनता से विचार करें, चर्चा करें और जनता के हित में फैसले लें। अगर सरकार जो है जनता के हित में फैसले लेती है, क्योंकि प्रजातंत्र है ना, जनता के हित में है, तो इनसे मैं थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तराखंड एकदम मंच, हमारे जो अनूप बिष्ट जी हैं, जिन्होंने बहुत गहराई से इसमें जो है अध्ययन किया, वो लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं। वो परिचर्चा कर, आंदोलन नहीं कर बल्कि परिचर्चा करना है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हम जनता को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें और फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, और इनको जागरूक करें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इसमें कोई हमारी किसी से पार्टी पॉलिटिक्स से हमारी कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ ये है कि जनता का जो हित हो, लोगों का जिसमें हित हो, जंगल जमीन। अब मैं एक पुरानी बात बताऊं आपको, अब पुरानी नहीं, लेटेस्ट बात है। हमारा उत्तराखंड जब ये हमारा ग्रीन बेल्ट था तो जलवायु उसके लिए ओजोन परत को रोकने के लिए जो हमारा हिमालय क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद था पूरे वर्ल्ड के लिए। और 4,000 करोड़ रुपए हमको जो है पर ईयर जो है वो मिलता था। इसमें केंद्र सरकार हमको सहायता देती थी, उत्तराखंड सरकार को सहायता देती। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कुछ सालों से वो भी बंद हो गया। वो क्यों बंद हुआ भाई? क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जागरूक नहीं है। इनको इस बारे में उठाना चाहिए, बात उठानी चाहिए कि भाई वो जब कई सालों से मिलता आ रहा था, अब क्यों बंद हुआ? वो 4,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता है उत्तराखंड के विकास के लिए। तो ये मेरा आपके चैनल से माध्यम से ये निवेदन है शासन प्रशासन को, जनता को, सभी से कि फिफ्थ शेड्यूल के बारे में जितना ज्यादा लोगों को जानकारी हो, और जब लोगों को जानकारी ज्यादा होगी तो सरकार को उनके निर्णय के अनुसार जो है, उनके सुविधा के अनुसार जो निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। विधानसभा से कानून पास हो, केंद्र अपने आप पास कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब फिफ्थ शेड्यूल घोषित हो जाता है तो वो तो बाकायदा अनुसूची में आ जाता है। गजट, केंद्र का जो बजट गजट होता है जिसे हम अनुसूची के। अब आज जो चर्चा हम यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल पे कर रहे हैं, अभी जो है हमारे नेगी जी जो वरिष्ठ वकील हैं यहाँ पे, उन्होंने भी फिफ्थ शेड्यूल के बारे में काफी कुछ बोला है। तो आप ये बताइए, क्योंकि समय जो है का अभाव है, तो आप ये बताइए कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके बारे में तो मुझे अभी इतना अधिक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सुना जरूर है कि फिफ्थ शेड्यूल घोषित हो जाने पे जो है पूरा क्षेत्र जो है एक सुविधाओं से भरपूर रिजर्वेशन मिल जाता है उसका। तो जैसे कि जौनसार पावर में है, वहाँ के एरिया के लोग सब, पूरा क्षेत्र वहाँ पे जो है फिफ्थ शेड्यूल से गवर्न होता है। और इसकी इसलिए भी जरूरत समझते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल की, क्योंकि जो मूल निवास का जो कानून है वो तो खत्म हो गया। वो तो स्वामी, जब पहले जो स्वामी जी आए थे, जब उनकी उत्तराखंड में पहली गवर्नमेंट बनी, उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम पे हमारा मूल निवास बनता था। लेकिन जैसे उत्तराखंड की सरकार बनी, स्वामी जी ने वो अस्थायी प्रमाण पत्र बना दिया, अस्थायी निवास। क्योंकि कुछ लोग जो थे यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए उनको सम्मिलित करने के लिए अस्थायी बना दिया, और यहाँ के मूल निवासी वैसे के वैसे रह गए। वो भी मतलब अस्थायी हो गया। और अस्थायी की जगह कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में अस्थायी हो जाए।
अभी तो अस्थायी है, लेकिन बाद में मुझे डाउट है कि मूल निवास नहीं बन पाएगा। और ये कल ही एक राजनीतिक शिगुफा है। जब चुनाव का टाइम आ जाता है, कोई खैट में चढ़ जाता है, कोई जो है बैठ में चढ़ जाता है और इस मूल निवास का झंडा लेके जो है सड़कों में उतर जाते हैं। जबकि उस समय मूल निवास के लिए अगर चाहती गवर्नमेंट चाहती तो दिवाकर भट्ट जो थे खुद राजस्व मंत्री थे, जो उनकी मांग थी मूल निवास के नाम पे जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय वो उसको लागू करा सकते थे। तो आपका विचार ये है कि भाई सरकारों ने ही मूल निवास के साथ धोखा किया है। अब जैसे मांग है, विद्वान व्यक्ति सभी लोग, हम समाज सेवी लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल की। अब मैं ये कहता हूँ कि मूल निवास तो मिलेगा नहीं, ना सरकार की नीयत है, क्योंकि इनके वोट बैंक के उससे असर पड़ जाता है, प्लेन्स और पहाड़ का हिस्सा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मूल निवास के झंझट से बचने के लिए हमें 5th शेड्यूल पे ही जोर देना चाहिए और इससे ही हमारी सारी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी और मूल निवास से उतनी फायदा नहीं जितने 5th शेड्यूल से है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, और आपका हमारे